हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वॉइस के बारे में, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। क्या होता है एक्टिव वॉइस और क्या होता है पैसिव वॉइस, इसके बारे में हम जानेंगे और जानेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, and how to change active voice into passive voice। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, इन नियमों के बारे में भी हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो कॉलम बने हैं, एक है एक्टिव वॉइस का और दूसरा है पैसिव वॉइस का। ये पेयर ऑफ सेंटेंसेस हैं कि एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में कैसे बनाया जाता है या कैसा दिखता है। एग्जाम्पल के लिए आपके लिए लिखा गया है। एक एक करके मैं इन सारे सेंटेंसेस को पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों प्रकार के सेंटेंसेस में क्या अंतर आपको दिखाई देता है। पहला सेंटेंस है आई ईट केक, मैं केक खाता हूँ, और इसका पैसिव वॉइस है केक इज़ ईटन बाय मी, केक मेरे द्वारा खाया जाता है। ये दूसरा सेंटेंस है शी वॉज रीडिंग अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रही थी, और इसी का पैसिव वॉइस है अ बुक वॉज बीइंग रेड बाय हर, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही थी। थर्ड सेंटेंस इज राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, इसका पैसिव वॉइस है रावण वॉज किल्ड बाय राम, रावण राम के द्वारा मारा गया। फोर्थ सेंटेंस वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, और इसका पैसिव वॉइस है क्रिकेट इज़ प्लेड बाय अस, क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जाता है। एंड द लास्ट सेंटेंस इज वी आर लर्निंग पैसिव वॉइस, हम पैसिव वॉइस सीख रहे हैं, और इसी का पैसिव वॉइस सेंटेंस है पैसिव वॉइस इज़ बीइंग लर्न्ड बाय अस, पैसिव वॉइस हमारे द्वारा सीखा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि ये जो पेयर ऑफ सेंटेंसेस हैं, all the pair of sentences have same meaning but the construction is different। ये जितने वाक्यों के जोड़े हैं इनका एक ही अर्थ है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन डिफरेंट का मतलब क्या होता है कि इसका जो वर्ब है, यहाँ पे देखिए ये रेड कलर से जितने भी सेंटेंस, जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं, फ्रेजेस लिखे गए हैं, ऑल दीज आर वर्ब फॉर्म्स, ये सब वर्ब फॉर्म्स हैं, क्रिया के रूप हैं। अलग अलग टेंसेस में अलग अलग क्रिया के रूप होते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो लाल रंग से लिखे हुए सारे शब्द जो हैं वर्ब फॉर्म्स हैं। यही वर्ब फॉर्म्स का अंतर होता है एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में, तो इसको आपको पहचानना है। और क्या मेजर डिफरेंस होता है इसके बारे में आइए देखते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। और इस स्लाइड में हम देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो क्या होता है। इन दोनों में क्या अंतर है। एक्टिव वॉइस मीन्स दैट अ सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट दैट एक्ट्स अपॉन इट्स वर्ब। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि इसमें जो भी वाक्य होता है उसका जो सब्जेक्ट होता है वो कार्य करता है ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, आई विल क्लीन माई रूम एवरी डे। ये क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट, करता, डूअर, करने वाला। आई विल क्लीन, मैं साफ करूँगा क्या साफ करूँगा, माई रूम एवरी डे, हर रोज़ अपना कमरा साफ करूँगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आई है, ये जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, जो करता है, ये कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। ये एस, इसका जो सेंटेंस पैटर्न होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब और फिर माई रूम, ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और जब हम सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं तब हम वाक्य को एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, है ना। एक्टिव, जैसा कि आप इसके अर्थ से ही समझ रहे हैं, एक्टिव, फुर्तीला, जो सक्रिय है ना, जिसमें सब्जेक्ट सक्रिय है, सक्रिय मतलब सब्जेक्ट एक्टिव है, वो कार्य कर रहा है। तो जहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव होता है उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस है। इसका एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। विवेक अग्निहोत्री हैज़ डायरेक्टेड द मूवी कश्मीर फाइल्स। विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल्स नाम की मूवी को डायरेक्ट किया है। अब यहाँ पे क्या है, विवेक अग्निहोत्री जो है वो आपका सब्जेक्ट है, वो डूअर है, करता है। सब्जेक्ट और डूअर कौन होता है, जनरली क्या होते हैं ये लोग, नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट होते हैं, यानी कार्य करने वाले, कर्ता।
ठीक है। तो यहाँ पर विवेक अग्निहोत्री सब्जेक्ट है, हैज़ डायरेक्टेड आपका वर्ब हो गया, और द मूवी कश्मीर फाइल्स ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे विवेक अग्निहोत्री जो सब्जेक्ट है वो कार्य कर रहा है, वो एक्टिव है, वो सक्रिय है, उसके द्वारा डायरेक्शन का कार्य किया जा रहा है। किस पर कार्य किया जा रहा है? ऑब्जेक्ट कश्मीर फाइल्स पर। ठीक है। अब हम देख लेते हैं पैसिव वॉइस में क्या होता है। पैसिव वॉइस मीन्स दैट सब्जेक्ट इज अ रेसिपिएंट ऑफ अ वर्ब्स एक्शन। पैसिव वॉइस में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता, उसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो यहाँ पे उल्टा क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो रेसिपिएंट होता है, वो रिसीवर होता है, वो कार्य को उस पर कार्य किया जाता है ना, उस पर कार्य किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए इसका वर्ब पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट पर एक्शन होता है ऑब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है। और इसका सब पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम एग्जाम्पल से और अच्छे से जान लेते हैं। जैसे ये है, हमने अभी पढ़ा था एक्टिव वॉइस में, आई विल क्लीन माई रूम एवरी डे, मैं अपना कमरा साफ करूँगा। इसी का पैसिव वॉइस अगर हम बनाते हैं तो इस तरह से बनेगा, माई रूम विल बी क्लीन बाय मी एवरी डे, मेरा कमरा हर दिन मेरे द्वारा साफ किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बनाया है, और उसको हम वो कोई कार्य नहीं कर रहा। माई रूम जो यहाँ पे का जो सब्जेक्ट है वो काम नहीं कर रहा है ना, बल्कि उस पर कार्य किया जा रहा है। माई रूम विल बी क्लीन, मेरे द्वारा उस पर कार्य किया जा रहा है, मतलब मेरे द्वारा सफाई की जा रही कमरे में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है माई रूम, लेकिन वो कैसा सब्जेक्ट है, पैसिव है, वो निष्क्रिय है, वो कोई कार्य नहीं करता, बल्कि उस पर कार्य किया जाता है। वो रिसीवर है, रेसिपिएंट है ना, वो कार्य को झेलता है अपने ऊपर। आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। उसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल का भी पैसिव वॉइस क्या बना, द मूवी कश्मीर फाइल्स हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय विवेक अग्निहोत्री। यहाँ पर कश्मीर फाइल्स सब्जेक्ट बन गया, तो कश्मीर फाइल जो सब्जेक्ट बना है ये अब कोई कार्य नहीं कर रहा है, या इसके ऊपर कार्य किया जा रहा है, इसको डायरेक्शन का कार्य किया जा रहा है विवेक अग्निहोत्री के द्वारा। अब इतना सा इसको हम समराइज कर लेते हैं एक बार फिर से कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, वो कार्य करता है, और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो कार्य नहीं करता, बल्कि उस पर कार्य किया जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। उससे पहले हमको सेंटेंस के बारे में जानना जरूरी है। कोई भी वाक्य होता है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। यानी एक भाग होता है उसका सब्जेक्ट वाला भाग, और एक होता है वर्ब वाला, और एक होता है ऑब्जेक्ट वाला। यहाँ पर समझाने के लिए हमने सिर्फ एक सिंपल सा सेंटेंस लिया है जिसके सिर्फ 3 ही शब्द लिखे हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट वाला पार्ट 3 या 4 शब्दों का हो सकता है, वर्ब वाला पार्ट भी 3 या 4 शब्दों का हो सकता है, ऑब्जेक्ट वाला पार्ट भी 3 या 4 शब्दों का हो सकता है। तो ये आप जैसे जैसे आगे देखते जाएंगे तो आप समझते चले जाएंगे। तो अभी आप इतना समझिए कि टीचर टीचेस ग्रामर, टीचर ग्रामर पढ़ाता है। तो टीचर आपका सब्जेक्ट होता है, ये डूअर है, करता है। ये टीचेस माने, टीच माने पढ़ाना, ये क्रिया है, और ग्रामर हो गया आपका टॉपिक, हो आपका ऑब्जेक्ट हो गया कि टीचर ग्रामर पढ़ाता है। अब इसी वाले सेंटेंस का हमने पैसिव वॉइस बना दिया है, ग्रामर इज टॉट बाय टीचर। ग्रामर टीचर के द्वारा पढ़ाई जाती है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो नया सब्जेक्ट बन जाता है। तो आइए इसी को समझने के लिए और एक और आगे की स्लाइड में देखते हैं। जानते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में जब हम बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे। उसे बदलने के लिए हमको ये पहचानना जरूरी है कि सब्जेक्ट कैसे पहचाने और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। तो आइए जानते हैं। जैसे ये सेंटेंस लिखा है, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी। यहाँ पर हमने बांटा है, एक हो गया सब्जेक्ट पार्ट हो गया, एक है वर्ब पार्ट, और दूसरा है ऑब्जेक्ट पार्ट, तीसरा। तो ऑब्जेक्ट भी आपके 2 तरह के होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें पर्सन आता है, किसी व्यक्ति के बारे में बात होती है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में
किसी भी वस्तु के बारे में बात हो सकती है, किसी पदनाम के बारे में बात हो सकती है, किसी डेजिग्नेशन के बारे में भी बात हो सकती है। ठीक है, तो ये किस तरह से हुआ, जैसे यहाँ पर है वह। अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उसको हम कैसे पहचानना है। तो सब्जेक्ट जब भी आपको पता नहीं है तो उसको हम हु से पहचानेंगे, WHO, हु माने कौन। तो हु करके आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के आंसर में यानी हु के आंसर में जो शब्द आएगा वो आपका होता है सब्जेक्ट। और जनरली सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लिखा जाता है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो किसने मुझे पुस्तक दी, हु गेव मी अ बुक, ही, इसने दी, तो ही क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। टीचर मेड हिम कैप्टन, टीचर ने उसे कैप्टन बनाया, किसने बनाया उसे कैप्टन, हु मेड हिम कैप्टन, टीचर। तो हु के आंसर में एक ही आ रहा है और एक टीचर आ रहा है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आपको ये गेव और मेड क्या है, आपका वर्ब है, क्रिया। गेव माने देना, गिव माने देना, और मेक माने बनाना, उसके सेकंड फॉर्म है ये। तो जनरली सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब आता है। फिर ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे, दो तरह से पहचान सकते हैं। दो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, व्हाट एंड होम। व्हाट माने क्या, होम माने किसको। टू व्हाट, अब व्हाट करके क्वेश्चन करिए आप, तो उसके आंसर में जो शब्द आएगा वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट। होम करके आप क्वेश्चन करेंगे, उसके आंसर में जो शब्द आएगा वो होगा आपका ऑब्जेक्ट। तो व्हाट माने क्या, मतलब व्हाट डिड टीचर गिव मी, व्हाट डिड टीचर गिव मी, टीचर ने मुझे क्या दिया, टीचर ने मुझे क्या दिया, अ बुक, क्या दिया, बुक। तो उसके आंसर में व्हाट के आंसर में आया टीचर गेव मी अ बुक। अब मुझे एक पुस्तक दी, तो अ बुक आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कैसा ऑब्जेक्ट है ये, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको जानना है तो होम करके क्वेश्चन करेंगे। होम डिड टीचर गिव अ बुक, टीचर ने बुक किसको दी, मी, टीचर गेव मी अ बुक, टीचर ने मुझे बुक दी। तो मी क्या हो गया आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ये। तो इस तरह से हमने ये वाला भी ऑब्जेक्ट हमने पहचान लिया। इसी तरह से टीचर मेड हिम कैप्टन, हु मेड हिम कैप्टन, टीचर। ये तो अब सब्जेक्ट हमने पहले ही देख लिया था। ऑब्जेक्ट हमको जानना है तो हम बोलेंगे व्हाट डिड टीचर मेक हिम, टीचर ने उसको क्या बनाया। तो क्या बनाया यानी व्हाट, क्या के आंसर में आया, कैप्टन बनाया। तो कैप्टन आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और कैसा ऑब्जेक्ट है ये, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब होम जो है इसके आंसर में हमको मिलता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम क्वेश्चन करेंगे, होम डिड टीचर मेक कैप्टन, टीचर ने कैप्टन किसको बनाया। तो इसके आंसर में आता है उसको बनाया, हिम माने उसको, टीचर मेड हिम कैप्टन। तो हिम माने उसको, ये पर्सन के लिए आया है, ये प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है दोनों। तो ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू चेंज द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। जब आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना आ जाएगा तो एक्टिव से पैसिव में बदलना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसी तरह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वर्ब। वर्ब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस। किसी भी वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है क्रिया। इसके रूपों को भी आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे उतना आप कोई भी ग्रामर का टॉपिक बना सकते हैं। ठीक है, और जो मैंने यहाँ पे लिखा वर्ब फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल वर्ब 3, ये विशेष रूप से थर्ड फॉर्म। आपको पता है वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, 3 फॉर्म के रूप में हम इनको पहचानते हैं। वैसे तो 5 फॉर्म भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे हमने 3 ही फॉर्म लिया है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे रैंडमली कुछ वर्ड्स, कुछ वर्ब फॉर्म्स लिखी हैं। ईट माने खाना, एट इसका पास्ट टेंस हो गया और इसका थर्ड फॉर्म हो गया ईटन। ब्रिंग माने लाना, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, ब्रॉट, ब्रॉट। रीड माने पढ़ना, इसका सेकंड, ये तीनों फॉर्म में स्पेलिंग सेम होती है बट प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट इन थर्ड एंड सेकंड फॉर्म। सेकंड और थर्ड फॉर्म में इसका उच्चारण बदल जाता है। इसको हम पढ़ते हैं रीड, रेड एंड रेड। इसको रेड पढ़ेंगे लेकिन लिखेंगे READ ही। और फिर है ये TAL के टॉक। टॉक माने बातें करना, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहता है, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। तो यहाँ पर ये बताने का मतलब होता है कि जो वर्ब फॉर्म्स जो सेकंड और थर्ड फॉर्म में डिफरेंट होते हैं उनको बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब फॉर्म। उससे क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर। लेकिन कुछ वर्ब फॉर्म्स होते हैं जो सेकंड और थर्ड फॉर्म में सेम रहते हैं, जैसे ED लगा करके बनते हैं ये, तो उनको बोलते हैं रेगुलर वर्ब फॉर्म्स। तो आपको वर्ब फॉर्म्स याद करना है और बहुत सारे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप याद करेंगे आपके लिए आसानी रहेगी बनाना। तो ये जो थर्ड फॉर्म यहाँ पे स्पेशली ये ब्लू रंग से लिखा गया है,
इसका यूज़ जो है पैसिव वॉइस में किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म का यूज़। तो इसलिए उसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, या V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो V3 पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म तीनों सेम होता है, इसको आपको याद करना है, जिसका प्रयोग हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए करेंगे। इसी प्रकार से आपको ये पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको प्रोनाउन का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। प्रोनाउन यानी सर्वनाम, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। ये दे है बच्चों, THEY है, ये मिसप्रिंट हो गया, इसको ध्यान देंगे। तो ये जो तीनों प्रोनाउन होते हैं ये आपको याद होने चाहिए। और इसकी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स होती हैं ये भी, और ये पॉजेसिव फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। ये भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन में भी ये सारी फॉर्म्स यूज़ होती हैं, और उसमें बहुत चेंज करने में आसानी होती है, जिनको बच्चों को ये पता रहता है। उसी तरह से जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है प्रोनाउन की, आई माने मैं, मी माने मुझको, और माई माने मेरा, ठीक है। इसको कर्ता ने, कर्म को, और ये षष्ठी भक्ति होती है, तो उससे भी आप समझ सकते हैं। मैं या मैंने, मी माने मुझको, और माई माने मेरा, ठीक है। इस तरह से इसको याद करें। वी माने हम या हमने, अस माने हमको, आवर्स माने हमारा। इसी तरह से इन सब के भी अर्थ होते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है इसका प्रयोग जो है वो पैसिव वॉइस बनाने में किया जाता है। इसको ध्यान देंगे, ये आपको आना चाहिए। किसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है ये बदलना आना चाहिए, इसको भी आप याद रखेंगे। और अब देख लेते हैं कि स्टेप्स टू चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के क्या रूल्स हैं, क्या नियम होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वन बाय वन विच वी हैव टू फॉलो, जो हमको एक एक करके फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है इसका, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस। जो भी सेंटेंस आपको दिया गया है उसके सब्जेक्ट को आपको पहचानना है, उसके वर्ब को पहचानना है, क्रिया को, और उसके ऑब्जेक्ट को पहचानना आपको आना चाहिए, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। अगर ध्यान दिया होगा आपने तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे पहचानते हैं। सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड स्टेप इज मूव द ऑब्जेक्ट टू बिकम द न्यू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मूव द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट में बदल देते हैं, उसको मूव द ऑब्जेक्ट। ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। टिम हिट द बॉल, टिम ने बॉल को हिट किया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है किसको हिट किया, व्हाट डिड टिम हिट, बॉल। बॉल आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया पैसिव वॉइस में, और जो सब्जेक्ट होता है उसको हमने ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये जो लिखा गया है यहाँ पे, मूव द ऑब्जेक्ट टू बिकम द न्यू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का उसको मूव करना है, उसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट वाले पोजीशन में उसको लाना है, यानी वी हैव टू राइट इट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। वाक्य में सबसे पहले हमको इसको लिखना है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, है ना। पहले आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानना आना चाहिए। फिर ऑब्जेक्ट को जब आपने पहचान लिया तो उसको सबसे पहले लिखना, सब्जेक्ट बनाना है। फिर क्या करना है, चेक व्हाट इज़ द वर्ब टेंस इन द एक्टिव सेंटेंस। और अब चेक करना है कि जो एक्टिव सेंटेंस है उसका जो वर्ब है वो कौन से टेंस में है, उसको पहचानना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कंजुगेट द वर्ब बी, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, बीइंग, बीन। अब उसके बाद आपको जो बी होता है, टू बी वर्ब फॉर्म जो होता है, उसकी जो फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स को उसमें जोड़ते चले जाना है। अलग अलग टेंसेस में जो बी की जो फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग और बीन, इनको आपको अलग अलग टेंसेस के अनुसार इसका प्रयोग करना है। तो इसको भी आप ध्यान देंगे। ये सारी के सारे जितने वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए, ये बी की, बी माने होना, ये वर्ब का बेस फॉर्म है, उसी के ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं। Now the fifth step is use past participle third form V3 of the main verb. उसके बाद जो मेन वर्ब होता है, जो मुख्य क्रिया है, उसका पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म यानी कि V3 का प्रयोग हम करते हैं, यानी क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग हम इसमें करते हैं पैसिव वॉइस बनाने में, सारे टेंसेस में। और जब हम पैसिव वॉइस बना लेंगे तो पुट बाय बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट, और जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा यानी जो एक्टिव में जो सब्जेक्ट था पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बन गया है, तो उससे पहले हमको क्या लगाना है, बी वाई, बाई भी लगाना है। अब ये तो हमने इसके रूल्स जान लिए। आइए देखते हैं अब डिफरेंट टेंसेस में
किस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल लिया है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं, इसमें हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लगाते हैं इज, एम और आर। 3 हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं इसमें, प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए टीचर टीचेज वॉइस, टीचर वॉइस पढ़ाता है। अब ये वाला जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो आप कैसे बदलेंगे, नियम याद करिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। कौन पढ़ाता है, हु टीचेस, टीचर। टीचर आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या पढ़ाते हैं टीचर, व्हाट डज टीचर टीच, वॉइस। व्हाट के आंसर में क्या आ गया आपका, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आपने पहचान लिया, सब्जेक्ट आपने पहचान लिया, ये आपका वर्ब है। वर्ब की फॉर्म आप पहचान लीजिए कौन सा टेंस है, उसके फिर नियम याद रखिए। अगर टीच में वर्ब में एस या ईएस लगा है, यानी इट मीन्स दैट सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हम इज, एम और आर में से किसी एक वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने वॉइस को पहले हमने आगे लिख दिया, इसको हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया। फिर ये जो मेन वर्ब था, इससे पहले हमें तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हम यहाँ पे इज़ लगा देंगे। इज़ क्यों लगाया, इज़ क्योंकि वॉइस एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए जो हमने क्या किया, वर्ब भी हमने सिंगुलर नंबर की लगाई, इज़ लगा दी। तीनों का मतलब एक ही होता है, इज़ एम आर तीनों का मतलब है। तो वॉइस इज़। अब हमने क्या करना है, V3 माने वर्ब की थर्ड फॉर्म। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट। तो इसको हमको याद है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इज़ टॉट हो गया ये, वॉइस इज टॉट। फिर हमने क्या करना है, बाई लगाना है, बाई हमने लगा दिया। फिर हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया, जो टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट था, इसको हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया है। इस तरह से ये वाक्य बन गया है। तो यहाँ पे टीचर कार्य कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, यहाँ पे जो करता है डूवर है वो एक्टिव है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव नहीं है, वॉइस एक्टिव नहीं है, उस पर कार्य किया जा रहा है, उसको रिसीवर है ना, उसको टीचर के द्वारा उसको पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, तो ये निष्क्रिय हो गया। तो इसलिए ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स लर्न एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक्टिव और पैसिव वॉइस सीखते हैं। तो यहाँ पर ये वाला वाक्य जो लर्न, देखिए वर्ब पहचानिए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, तो वो वाक्य, तो दोनों तरह के वाक्य जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। फिर आप ये अगर आपने पहचान लिया तो आप याद रखिए कि इसके लिए हमको पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या लगाना है, इज, एम और आर। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, ये सब में लगता है। फिर बाई लगता है, फिर नया ऑब्जेक्ट। तो उसी तरह से यहाँ भी प्रोसेस हम करेंगे। कौन सीखते हैं, हु लर्न, द स्टूडेंट्स। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या सीखते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट डू स्टूडेंट्स लर्न, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये दोनों के इतना बड़ा आपका ये पैसिव वॉइस जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब बदलने के लिए क्या करना है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, इतना बड़ा ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इनको हम स्टार्टिंग में लिख देंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बाद हमने आर लगाया। आर क्यों लगाया, क्योंकि ये प्लूरल नंबर एक से ज़्यादा है, यहाँ पे एक ही था इसलिए इज़ लगा था, यहाँ पे एक से ज़्यादा है तो क्या लगेगा, आर लगेगा। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आर लर्न, और ये जो लर्न है क्रिया, इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे टी लगा करके, तो ये हो गया आर लर्न। फिर बाई लगाएंगे नए ऑब्जेक्ट से पहले, और उसके बाद ये स्टूडेंट्स को हमने लास्ट में लिख दिया, नया ऑब्जेक्ट बन गया बाई स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स सीखते हैं, स्टूडेंट्स के द्वारा सीखने का कार्य किया जाता है। यहाँ पर एक्टिव और पैसिव वॉइस सीखा जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा। तो इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस चेंज होंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आई वाला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो कैसे होगा, माई सिस्टर टीचेज मी, मेरी सिस्टर मुझे पढ़ाती है। तो यहाँ पे क्या है, ये कौन पढ़ाता है, माई सिस्टर, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में मी लिखा है, तो मी किसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, आई की। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी नहीं लिखेंगे, क्या कौन सी फॉर्म लिखेंगे, इसकी नॉमिनेटिव फॉर्म, यानी आई को यहाँ पे लिखेंगे, स्टार्टिंग वाला जो होता है आई का। आई के बाद हम लिखेंगे एम, क्योंकि आई के साथ इजार नहीं आता है तो एम लिखेंगे। उसी तरह से टीच की थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे, आई एम टॉट।
फिर बाई लिखना है और उसके बाद माई सिस्टर, आई एम टॉट बाई माई सिस्टर। ये आप ध्यान देंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इन सेंटेंसेस का, और जितने बार आप देखेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आप आसानी होगी समझने में। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या करते हैं, इज एम आर पहले से लिखा रहता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जब भी इज एम आर वाक्य में पहले से लिखा रहेगा तो उसके आगे आपको BEING बीइंग लिखना है। बाकी प्रोसेस सेम वैसे रहेगा जैसे हमने इससे पहले वाले स्लाइड में किया था। ठीक है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, चिल्ड्रन फुटबॉल खेल रहे हैं। तो आपने क्या किया, कौन खेल रहे हैं, चिल्ड्रन, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को पहले लिखा, फुटबॉल लिखा पहले। फुटबॉल क्योंकि एक है तो इसलिए इज आया, यहाँ पे ये आर था, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, प्लूरल था, इसलिए हमने आर लिखा था। लेकिन यहाँ पे जब हमने फुटबॉल को सब्जेक्ट बना दिया तो फुटबॉल सिंगुलर नंबर है, इसलिए अब हम आर नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इज़, क्योंकि इस वाले टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं सब्जेक्ट के अनुसार। फुटबॉल इज़ लिखा, फिर यहाँ पे बीइंग लिखना है। इसको आपको याद करना है, तो याद करने की आसानी क्या रहेगी कि क्या लगाना है, इज़ एम आर के बाद अगर ये जो हेल्पिंग वर्ब में ये जो मेन वर्ब होता है ING वाला रहता है कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो जब भी ING वाला वर्ब रहेगा तो उसके साथ ING वाला ही फॉर्म आप लिखेंगे बी का। इस तरह से आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। फुटबॉल इज़ बीइंग लिखा, फुटबॉल हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर आपने लिखा बीइंग और उसके बाद V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले जो लिखा था इसकी थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, ING हट जाएगा, ED लग जाएगा। फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड, फिर क्या लिखना है, बाई, बाई लिखा, उसके बाद नया ऑब्जेक्ट, ये चिल्ड्रन यहाँ पे सब्जेक्ट था, इसको हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ये नया ऑब्जेक्ट बन गया चिल्ड्रन, और इससे पहले हमने क्या लगाया, बाई। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल बच्चों के द्वारा खेला जाता है। इस तरह से ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज़ मेकिंग पपेट्स, ही इज़ मेकिंग पपेट्स माने वो पपेट्स बना रहा है। तो वैसे ही करना है आपको, पपेट्स को यहाँ ले आए, पपेट्स के बाद हमने आर लिखना है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पपेट्स बहुत सारी हैं। यहाँ पे ये ही था सिंगुलर नंबर तो हमने इज़ लिखा था, लेकिन यहाँ पे पपेट्स जो है सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल नंबर हो गया है, तो हम इसके साथ आर लगाएंगे। उसके बाद फिर हमको बीइंग लगाना है। उसके बाद जो मेन वर्ब रहेगा मेक, मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड, इसको याद रख करके आपको चेंज करके लिखना है। तो ये हो गया पपेट्स आर बीइंग मेड बाय हिम। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज़ आता है और हैव आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो जब भी हैज़ और हैव रहेगा तो उसके साथ BEEN बीन वाली फॉर्म लिखनी है बी की। ठीक है, ये आपको याद रखना, हैज़ बीन एंड हैव बीन। अरिजीत सिंह हैज़ संग रोमांटिक सॉन्ग्स, अरिजीत सिंह ने रोमांटिक सॉन्ग गाए हैं। ये हैज़ लिखा है देखो, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। सिंग माने गाना गाना, सिंग सैंग संग, तो ये थर्ड फॉर्म है और हैज़ के साथ ऑल के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे। क्या गाता है अरिजीत सिंह, रोमांटिक सॉन्ग्स, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, रोमांटिक सॉन्ग्स को स्टार्टिंग में लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है मेन वर्ब, ये इसका ऑर्डर रहता है, इसको ध्यान देंगे। रोमांटिक सॉन्ग्स के बाद हम लिखेंगे हैव, यहाँ पे हैज़ लिखा था क्योंकि अरिजीत सिंह एक था इसलिए हैज़। जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होता है बहुवचन तो हैव लगाते हैं, इसको ध्यान देंगे। आई और यू के साथ हमेशा हैव लगता है, ये भी ध्यान देंगे। रोमांटिक सॉन्ग्स हैव के बाद क्या लिखना है आपको, बीन, हैव बीन। रोमांटिक सॉन्ग्स हैव बीन, फिर ये जो संग है ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है ही, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पे जैसा है वैसे ही लिख देंगे। रोमांटिक सॉन्ग्स हैव बीन संग बाय अरिजीत सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग्स अरिजीत सिंह के द्वारा गाए गए हैं। तो इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बनेगा। फिर इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी हैव कंप्लीटेड प्रोजेक्ट वर्क, हमने प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर दिया है या हम प्रोजेक्ट वर्क पूरा कर चुके हैं। क्या पूरा कर चुके हैं, प्रोजेक्ट वर्क। क्या क्या आंसर में क्या आया, प्रोजेक्ट वर्क, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव वॉइस बनानी तो इसको सब्जेक्ट बना दीजिए, स्टार्टिंग में लिख दीजिए। प्रोजेक्ट वर्क के बाद आपने हैज़ लिख दिया है, देखो क्यों लिखा हैज़, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क एक है,
वी के साथ हमेशा हैव आता है, इसलिए यहाँ पे हैव लिखा है। तो ये हो गया प्रोजेक्ट वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। हैज़ के बाद आपने बीन लिखा जैसे यहाँ पे लिखा था। उसके बाद ये जो कंप्लीटेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही, तो कंप्लीटेड का कंप्लीटेड लिख देंगे। फिर बाई लिखना है और वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है अस। तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाली प्लेस में है। ये नॉमिनेटिव फॉर्म होता है और ये होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं इसकी। आइए आगे बढ़ते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इसमें जैसे ये एग्जांपल आप देखिए, ही सॉ अ मैजिक शो, उसने एक मैजिक शो देखा। सॉ क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जो भी सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की, जिस भी वाक्य में सेकंड फॉर्म होती है तो वो वाक्य होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस। और इसको इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि जो V2 होती है, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वो एक ही टेंस में आती है और उस टेंस का नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, ही सॉ अ मैजिक शो। अब उसने देखा, किसने देखा, उसने। ये तो आपका हु सॉ, ये ही आ गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको आपने सब्जेक्ट बनाना है। अब मैजिक शो को आपने स्टार्टिंग में लिख दिया, मैजिक शो। अब जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, अगर आपने पहचान लिया कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसका नियम याद करोगे। पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसमें क्या लगाते हैं, वॉज या वर का प्रयोग होगा और बाकी सब वैसे ही रहेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट। तो वॉज और वर एक वचन सिंगुलर नंबर के साथ हम यूज़ करेंगे वॉज को, एंड प्लूरल नंबर के साथ हम यूज़ करते हैं वर को, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैजिक शो सिंगुलर नंबर है, मैजिक शो एक ही है। इसके बाद हमने लगा दिया वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सॉ किसकी सेकंड फॉर्म है, सी का, SEE माने देखना, सेकंड फॉर्म है सॉ और थर्ड फॉर्म होती है सीन। फर्स्ट फॉर्म में एन लग जाता है तो ये थर्ड फॉर्म बन जाती है। अ मैजिक शो वॉज सीन बाय हिम। इस तरह से ये बनेगा। बस आपको ये याद रखना है और प्रैक्टिस करते जाना है तो ये बनना आसान होता जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पेरेंट्स प्रेज्ड अस। पेरेंट्स ने हमारी प्रशंसा की, PRAISE। प्रेज माने होता बड़ाई करना, प्रशंसा करना। अस माने हमको, यानी हमारी उन्होंने प्रशंसा करी। अब हमको इसको अस माने हमको, इसका नॉमिनेटिव फॉर्म, इसको हमको सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे अस नहीं लिखना, बल्कि अस किसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, वी का। तो हमको यहाँ पे वी लिखना है। प्रोनाउन सेक्शन में आप देख करके लिख सकते हैं। तो वी हमने यहाँ लिखा, वी के बाद हमने वर लिख दिया क्योंकि वी प्लूरल नंबर है, बहुवचन है। तो यहाँ पे जैसे ये तो एक वचन था मैजिक शो, तो हमने वॉज लगाया था। वी के साथ हमेशा वर आता है तो आप वर लगा देंगे, वी वर, और यहाँ पे लिखेंगे प्रेज्ड। अब ये ED वाले जो शब्द होते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म में सेम रहते हैं, तो थर्ड फॉर्म में भी ये ऐसे ही रहेगा। ये सेकंड फॉर्म इसलिए है क्योंकि इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब भी ED फॉर्म के आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इट मीन्स दैट इट इज़ सेकंड फॉर्म। और जब भी ED फॉर्म के आगे कोई हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, तो उसका मतलब है कि वो थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो ये थर्ड फॉर्म है। वी वर प्रेज्ड बाय पेरेंट्स। हम पेरेंट्स के द्वारा हमारी प्रशंसा की गई। तो ये इस तरह से वाक्य बनेगा। पास्ट कंटिन्यूस में वैसे ही जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में था, इज, एम, आर लगाया था हमने, यहाँ पे हम वॉज, वर लगाएंगे प्लस बीइंग लगाएंगे। बाकी V3 बाई और ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेगा। वी वर वॉचिंग मूवी, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का। वी वर वॉचिंग मूवी, हम मूवी देख रहे थे। मूवी हमारे द्वारा देखी जा रही थी, ऐसे बनाना है इसको। तो मूवी आपका जो ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद यहाँ पे वॉज आएगा। अगर इज, एम, आर, वॉज, वर पहले से लिखा रहता है तो फिर उसको लिखते हैं। एक ही मूवी है तो वॉज लगाएंगे, यहाँ पे वी के साथ वर आता है इसलिए वर लिखा था, एक ही टेंस है दोनों। मूवी वॉज, उसके बाद जब भी ING वाला वर्ब रहेगा तो उसमें आगे ING वाला ही बीइंग, बी का फॉर्म लिखेंगे, बीइंग। मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाई अस, हमारे द्वारा मूवी देखी जा रही थी, ये इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा। चिल्ड्रन वर लर्निंग स्पेलिंग्स, बच्चे स्पेलिंग याद कर रहे थे। तो क्या याद कर रहे थे, स्पेलिंग्स। ये आपका क्या के आंसर में क्या आया, स्पेलिंग्स। ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको बनाया आपने सब्जेक्ट। सबसे पहले लिखा स्पेलिंग्स, लिखा स्पेलिंग्स एक नहीं है बहुत सारी हैं तो आपने वर लगाया।
वर्ब के बाद फिर आपने बीइंग लगाया और बीइंग के बाद जो लर्न होता है मेन वर्ब उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो ये टी लगा करके इसमें थर्ड फॉर्म बना दी। स्पेलिंग्स वर बीइंग लर्न बाय चिल्ड्रन, स्पेलिंग्स बच्चों द्वारा याद की जा रही थी, बच्चे स्पेलिंग्स याद कर रहे थे। आइए पास्ट परफेक्ट में भी देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट में भी बहुत वैसे ही सिंपल है। ही हैड रिपेयर्ड मोबाइल फ़ोन, वह मोबाइल फ़ोन रिपेयर कर चुका था। हैड रिपेयर्ड पास्ट टेंस मतलब था, हैड मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस और रिपेयर्ड। तो इसको कैसे बनाएंगे, क्या रिपेयर किया, मोबाइल फ़ोन, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाया मोबाइल फ़ोन। उसके बाद हमने हैड लिखा। जब भी हैज़ हैव हैड रहता है सेंटेंस में पहले से लिखा हुआ तो उसके आगे हम BEEN बीन लिखते हैं। तो मोबाइल फ़ोन हैड बीन, मोबाइल फ़ोन हैड बीन, फिर ये रिपेयर्ड, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो हम उसको जैसा है वैसे उतार देंगे। मोबाइल फ़ोन हैड बीन रिपेयर्ड बाय हिम, उसके द्वारा मोबाइल फ़ोन रिपेयर किए जा चुके, उसके द्वारा मोबाइल फ़ोन रिपेयर किया जा चुका था। ठीक है, इस तरह से ये वाक्य बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैड प्लग्ड फ्लावर्स, उन्होंने वे फूल तोड़ चुके थे, उन्होंने फूल तोड़ लिए थे, ये मतलब है इसका। क्या तोड़े थे, फ्लावर्स, फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दीजिए, स्टार्टिंग में ले आइए फ्लावर्स। हैड लगाना है, हैड के बाद फिर क्या लगाना है पैसिव वॉइस बनाने के लिए बीन, बीन के बाद प्लग थर्ड फॉर्म, तो ऑलरेडी हैड है तो ये थर्ड फॉर्म है ही, तो इसको प्लग्ड को प्लग्ड लिखेंगे। फ्लावर्स हैड बीन प्लग्ड बाय देम, फूल उनके द्वारा तोड़े जा चुके थे, ये इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों पास्ट हो गया। ये फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या आता है, विल और शैल। इसका एग्जाम्पल है पहला, आई विल वॉच मूवी, मैं मूवी देखूंगा। विल जिस भी वाक्य में विल है या शैल है वो फ्यूचर टेंस का वाक्य होता है और उसके साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, वॉच माने देखना। तो मैं क्या देखूंगा, मूवी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। मूवी को स्टार्टिंग में लिखा आपने, उसके बाद लिखना है विल, और जब भी विल और शेल रहेगा तो उसके बाद बी का बेस फॉर्म आपको यहाँ पे लिख देना है, विल बी हो जाएगा ये। मूवी विल बी, और ये जो वॉच है, ये जो वर्ब है क्रिया, इसका थर्ड फॉर्म आपको लिखना है ईडी लगा करके। मूवी विल बी वॉच्ड बाय लगाना है फिर, और फिर मी लिखना है। मी क्यों आया, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी, तो यहाँ पे मी आएगा। जब भी इधर कोई भी प्रोनाउन लिखेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म रहेगी उसकी, तो उसको याद करना है आपको। मूवी विल बी वॉच्ड बाय मी, मैं मूवी देखूंगा, मूवी मेरे द्वारा देखी जाएगी, इसका अर्थ हो जाएगा। दे विल कॉल अस, वो हमको बुलाएंगे, तो वो हमको बुलाएंगे, कौन बुलाएंगे, वे, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। किसको बुलाएंगे, whom will they call, us, हमको, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको इसको पैसिव वॉइस बनाना है तो सब्जेक्ट बनाना है। जब भी अस यहाँ पर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी, तो ये वी हो गया। वी के बाद क्या लिखेंगे, शैल, वी के साथ हमेशा शैल आता है ग्रामर रूल के अनुसार, तो हम वी के साथ हम क्या लिखेंगे, शैल लिखा हमने। शैल के बाद हमने क्या लिख दिया, बी, वी शैल बी। और ये कॉल जो है पुकारना या बुलाना मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया, इसकी थर्ड फॉर्म, इसमें ईडी लगा करके इसको थर्ड फॉर्म बना देंगे। तो ये हो गया वी शैल बी, वी लिखा, हेल्पिंग वर्ब, फिर बी का फॉर्म, फिर मेन वर्ब का फॉर्म, उसकी थर्ड फॉर्म, वी शैल बी कॉल्ड, फिर नया ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्या लगाना है, बाई। और यहाँ पे लिखा हमने दैम, दैम क्यों लिखा, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, दैम, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्लेस है, ये वाला प्लेस कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट का स्थान होता है ये। तो यहाँ पे ये जो करता होता है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म को लिखा जाता है। तो इस तरह से इसको चेंज करना है। जब भी विल शैल रहेगा तो आपको बी लगाना है। और आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग होगा। वी शैल हैव कंप्लीटेड प्रोजेक्ट वर्क, हम अपना प्रोजेक्ट वर्क पूरा कर चुके होंगे, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। शैल लिखा है फ्यूचर, हैव है तो परफेक्ट, शैल हैव, और ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर से हम प्रोजेक्ट वर्क को पहले लिखेंगे, प्रोजेक्ट वर्क के बाद हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब, प्रोजेक्ट वर्क के साथ शैल नहीं आएगा, विल आएगा, तो इसलिए हमने इनको दो फॉर्म आती हैं, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर की, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, विल।
और विल के बाद हम क्या लगाएंगे, हैव के बाद बीन लगाएंगे, इसमें इसको याद रखना है। हैज़, हैव, हैड वाले वाक्यों में पैसिव वॉइस बनाने के लिए BEEN बीन लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये हेल्पिंग वर्ब है हैज़ हैव। प्रोजेक्ट वर्क विल हैव बीन, और ये तो थर्ड फॉर्म है ही, कंप्लीटेड। फिर बाई लगाना है और बाई के बाद ये जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस। प्रोजेक्ट वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय अस, हमारे द्वारा प्रोजेक्ट वर्क पूरा किया जा चुका होगा, ये इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम या रमा विल हैव रिटन अ स्टोरी। रमा एक कहानी लिख चुकी होगी। तो रमा क्या लिख चुकी होगी, कहानी। और स्टोरी को हमने बनाया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लिखा स्टार्टिंग में, फिर लिखा विल, हैव के बाद लगा देना है बीन, और ये ऑलरेडी इट इज़ थर्ड फॉर्म, तो रिटन का रिटन ही रहेगा। और स्टोरी विल हैव बीन रिटन बाय रमा। इसको आप समझते जाइए, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के, वीडियो रोक करके भी आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सेम वैसा ही है, बस आपको स्टार्टिंग का पैटर्न याद रखना है। और आइए अब यहाँ पे हमने आपके लिए टेंस के अनुसार हमने कुछ चार्ट बनाया है कि प्रेजेंट टेंस के चारों टेंसेस में कौन कौन से एक्टिव वॉइस की वर्ब फॉर्म क्या होती है और उसका पैसिव वॉइस का वर्ब फॉर्म क्या होता है। इसको आप देख लीजिए, वैसे मैंने बता दिया है लेकिन फिर भी आपके आसानी के लिए ये चार्ट यहाँ पर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद करिए। और उसी तरह से हमने इसका एग्जाम्पल भी दिया है प्रेजेंट टेंस के, फिर से हमने एक बार फिर से आपको एग्जाम्पल दे करके यहाँ पे चार्ट के रूप में बना दिया है। इसको आप देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझते हुए आसान लगने लगेगा। फिर ये पास्ट टेंस का वर्ब फॉर्म है, पास्ट का एक्टिव वॉइस में क्या वर्ब फॉर्म होती है, पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस में क्या वर्ब फॉर्म होती है, और ये चारों उसके आपको तो पता ही है ना। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीनों टेंसेस के 4 भेद होते हैं, सिंपल, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, इसलिए 4 ये लिखे हैं यहाँ पे। तो ये उनके रूप हैं। और जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पे इसका कोई वर्ब फॉर्म नहीं लिखा गया तीनों में से। उसी तरह से पास्ट का ये इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर का भी, फ्यूचर टेंस के भी 4 रूप हमने यहाँ पे लिखे हैं, और फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस में क्या वर्ब फॉर्म होती है और फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस में क्या वर्ब फॉर्म होती है। तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो इस तरह से 4 टेंसेस होते हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, सिर्फ 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है। इसको आप याद रखेंगे। ये फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल दे करके भी हमने आप समझाया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और अब हम अपने इस वीडियो के आज के इस टॉपिक के लास्ट में पहुंच गए हैं, अंत में आ चुके हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। और सीखते रहिए। थैंक्स फॉर